दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और आज की वीडियो में हम अपना जो पुराना टॉपिक है उसको दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आगे से हम स्टार्ट करेंगे जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, बुक 1 का, किंग्स टाउन फार्मर वाला। तो उसको हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, जिसमें हमने आपको बताया था कि महाजनपद के क्या क्या फीचर्स थे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था पूरा। धर्म सूत्रास के बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहले तो ये जानते हैं मगध क्या है। देखिए, मगध जो है ये एक महाजनपद है। मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद होती थी, तो 16 में से ये सबसे प्रमुख था। प्रमुख होने का मतलब है कि इसमें ये समझ लीजिए कि सबसे ताकतवर था, सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे राइज ऑफ मगध, मगध के उदय के कारण क्या क्या थे। तो चलिए एक एक करके, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको कवर कर लेते हैं हम। तो लेट अस बिगिन। पहला जो कारण था, बिटवीन द 6th and 4th century before common era, मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। क्यों है ऐसा है? हैविंग पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स लाइक बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मानंद। अब देखो, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, ठीक है, कोई स्टेट तभी पावरफुल बनता है जब उसका लीडर जो है पावरफुल होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक कंट्री का लीडर सबसे स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो कंट्री भी आगे जाके ग्रो करेगी। उसी तरीके से यहाँ महाजनपदों में भी था कि अगर मगध का राइज होना है तो कहीं ना कहीं उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो एम्बिशियस रूलर हैं, बिम्बिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए, तो ये सब एक बड़े नाम थे जो कि बहुत ही पावरफुल किंग थे। ठीक है, तो ये एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ आयरन इनेबल द मगध टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अब क्या है ना, कुदरत ने भी मगध के साथ बहुत अच्छा खेल खेला था कि वहां पर आयरन्स की बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी थी। मतलब कि वो वहां पे प्रचुर मात्रा में मौजूद था। इसकी वजह से मगध जो है कई सारे टूल्स बना लेता था, कई सारे वेपन्स बना लेता था। हथियारों के लिए भी मगध इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल किया करता था। द एबिलिटी ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मी। अब आर्मी के लिए क्या होता था उस समय, देखो, ये बात कर रहे हैं हम करीब करीब 6th सेंचुरी की। वहां पर अगर आपको वॉर लड़नी है, कोई वॉर लड़नी है, तो एलिफेंट एक मेजर रोल प्ले करते थे। तो हाथी की भी उसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थिति मौजूद थी। कहाँ पे? मगध में। ठीक है, जो कि आर्मी का पार्ट बनने के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते थे। ठीक है, एक ये कारण था। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब वहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, जैसे मैं मगध को एक बार दिखाऊं, तो मगध जो है वो गंगेटिक प्लेन जो है आपकी, ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र है। अब जब गंगेटिक प्लेन, आपको ज्योग्राफी में, भूगोल में इतना पता है कि जो गंगेटिक प्लेन जो होती है बहुत फर्टाइल होती है कृषि के लिए। तो वो यहाँ पे बता रखा है कि जो फर्टाइल सॉइल है उसने एग्रीकल्चर को बूम किया, यानी ग्रोथ हुई। ठीक है, वो भी एक कारण था कि मगध का राइज हुआ। नेक्स्ट, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। अब क्योंकि गंगा रिवर है, उसकी सहायक नदियां हैं, तो उससे क्या चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मगध के जरिए हो पाता था। यानी कि अगर मगध को किसी और से व्यापार करना हो तो आसानी से अपने गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कर पाता था। लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्र फैसिलिटेट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। फिर से वही बात है कि पाटलिपुत्र की जो लोकेशन थी, यानी मगध से लिंक
है इसका, वो क्या है, आसानी से कोई भी कम्युनिकेशन जो है अलोंग विद द गंगा हो पाता था, यानी गंगा रिवर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन रूट फैसिलिटेट हो जाता था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नीचे। राजगृह, द ओल्ड कैपिटल ऑफ मगध, वॉज लोकेटेड अमंगस्ट हिल। अब पहले जो है मगध की कैपिटल क्या होती थी, राजगृह, जिसका मतलब होता था राजा का घर, हाउस ऑफ किंग। ठीक है, अब ये जो है ओल्ड कैपिटल थी मगध की, तो न्यू कैपिटल क्या हुई, पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पाटलिपुत्र जो है ये न्यू कैपिटल हुई। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे मगध के राइज के। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मौर्यन एम्पायर्स, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब जो मौर्यन एम्पायर्स है, कहा जाता है और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 बिफोर कॉमन एरा was the founder of the empire who extended control up to अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये जो है संस्थापक है किसके, मौर्यन एम्पायर के। इन्होंने कब स्टार्ट किया था, 321 बिफोर कॉमन एरा को। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट बताई जाती है। इनका कंट्रोल कहाँ कहाँ था अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक। ठीक है, जो आज का अफगानिस्तान का एरिया हो गया और जो पाकिस्तान का एरिया हो गया, मतलब वहाँ तक एक बहुत बड़ा पोर्शन इनके अंडर में आता था। ही इज ग्रैंडसन अशोका, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते कौन थे, अशोक। अशोका द फेमस रूलर कनकर कलिंग। अब कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंगा जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कलिंगा का युद्ध भी अशोक ने कनकर यानी जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, उनका हार्ट चेंज हुआ था। उसके बाद उन्होंने धम्मा की, आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसकी स्थापना की थी और उसको अपने राज्य में लागू करवाया था धम्म। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब आगे हमारे टॉपिक आ जाता है वैरायटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स। अब ऐसे क्या क्या सोर्सेस हैं जिसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यानी उसके बारे में जाना जा सकता है। देखते हैं जरा। हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स। दे आर क्या क्या है, पहला है आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्कल्पचर अशोक इंस्क्रिप्शन। अशोक क्या है एक्चुअली, समझना इसको जरा। अशोक के कुछ मूर्तियां भी मिली हैं और कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। अब इसको समझो जरा। ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो क्या करते थे कि जो शिलालेख होते थे, तो वो क्या करते थे कि कुछ भी मान लो कि कोई शिला है, उस पर अगर कोई मैसेज अगर जनता को देना है तो उसको लिखवा देते थे। ठीक है, इंस्क्राइब करवा देते थे। मान लो कि एक कोई सभी बड़ा सा पॉल है या फिर खम्मा है, तो उस पर भी वो क्या करते थे, अगर किसी को मैसेज कन्वे करना है तो वहाँ पे वो लिखा देते हैं। तो इस तरीके के मतलब इंस्क्रिप्शन भी अशोका के पाए गए हैं। और क्या क्या है देखते हैं, देखो। लिटरेरी सोर्सेज लाइक इंडिका अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए, कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर, इन सब में अशोका और मौर्यन एम्पायर्स के बारे में डिटेल में हमें जानने को मिलता है। यहाँ तक कि मेगास्थनीज तो अशोक के दरबार में कई कई वर्षों तक रहे भी हैं। ठीक है, और कौटिल्य का तो आप जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त का नाम आए और कौटिल्य यानी कि चाणक्य का नाम आना आए, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद, इतनी सारी हत्याएं, इतनी सारी मृत्यु देखने के बाद, जो हमारे अशोक भाई साहब हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने अशोक धम्मा, ठीक है, धम्म की शुरुआत की अपने राज्यों में। तो वो क्या है जरा देख लेते हैं। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his people on stone, rock and pillars। जैसे मैंने अभी भी बताया कि अशोक पहले ऐसे रूलर थे, पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए
रॉक्स यानी पत्थरों पर लिखवाए थे उसे। He used the inscription to proclaim his principle of धम्म। अब इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे ना, वो धम्म के प्रिंसिपल को बताने के लिए था। क्या क्या है वो प्रिंसिपल देख लेते हैं। धम्म क्या क्या है? रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों की आदर आदर करना। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण एंड अदर सेक्ट्स, यानी कि उदारता, उदारवादी व्यवहार ब्राह्मणों के साथ और भी अदर अदर सेक्ट्स के साथ रखना। नेक्स्ट है काइंडनेस टुवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट्स जो नौकर होते हैं और जो आपके गुलाम हैं उनके साथ दयालु व्यवहार रखना। रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन्स, दूसरे के भी धर्म को प्राथमिकता देना। ऐसा नहीं करना कि एक ही धर्म है तो धर्म एक तरीके से कह सकते हो आप सोवरनिटी रखना, यानी कि धर्म निरपेक्षता रखना, दूसरे के भी धर्म का आदर करना। तो ये अशोक के धम्म में बताया गया है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अब हम कि क्या क्या फीचर्स थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि अशोक के इंस्क्रिप्शन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को मेंशन करती है। देखो, द मॉडर्न किंग्स वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उनका एक बहुत ही ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मॉडर्न किंग्स का। क्या क्या था? ही एंजॉय एब्सोल्यूट पावर, वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करते थे। द मॉरियंस हैड अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, उनके पास एक बेजोड़ पावरफुल आर्मी थी। द वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोविंस, ये एक तरीके का लूप होल है। लूप होल समझते हो ना, कि मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि बहुत ही व्रोस्ट एक चीज है रही है मॉडर्न जो एम्पायर है, कि उसके जो पूरे के पूरी एम्पायर है वो डिवाइड रही है नंबर ऑफ प्रोविंस में। ठीक है, कभी भी कंसोलिडेट तरीके से नहीं हो पाई है। इसी के कारण देखोगे कि इसका एक ड्रॉबैक भी होता है मौर्यन एम्पायर का, कि वो सिर्फ 150 साल तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड, और हम आगे डिस्कस करेंगे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में। ठीक है, 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। These centers were situated on important long distance trade route। ठीक है, ये जो सेंटर्स थे वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते हो। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे था। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरिन रूट वॉज वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर के एग्जिस्टेंस, एम्पायर के वर्चस्व के लिए, उसके आगे ताकि वो जीवित रहे, उसके लिए क्या था कि कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से हो, जमीनी रास्ते से भी हो और नदी समुद्र के रास्ते से भी हो। ठीक है, और ये हुआ भी, ये पॉसिबल हुआ भी। ठीक है, रोल ऑफ द सब कम्युनिटी देखो, मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विथ 6 सब कम्युनिटी was organized for coordinate military activities. They look after navy, transport, infantry, cavalry, chariots and elephant। अब मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी, कौन सी? इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक में उन्होंने मेंशन किया है कि एक कम्युनिटी थी और 6 सब कम्युनिटी थी जो कि ऑर्गेनाइज क्या करती थी? मिलिट्री एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करती थी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो नेवी का भी ध्यान रखती थी। वो इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल यात्री, पैदल जो सेनाएं होती थी, कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार सेना होती थी, चैरियट्स यानी रथारोहियां होते थे, और हाथी, इन सब की वो देखभाल करती थी। ठीक है, द सेकेंड कम्युनिटी वॉज टू अरेंज बुलॉक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योर food for soldiers and fodder for animals to and recruit servant and artisan to look after the सोल्जर। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड सब कम्युनिटी क्या करती थी, मतलब सेकंड कमेटी क्या करती थी, वो जो है अरेंज करती थी क्या चीज? बैलगाड़ी। ठीक है, जिससे क्या हो कि इक्विपमेंट को कैरी किया जा सके, खाने को शोल्डर जो सोल्जर सैनिक हैं उनके लिए, और जो घास फूस है जानवरों के लिए ले जा सके, किससे? बैलगाड़ी से।
और सर्वेंट्स और आर्टिसन यानी कि दस्तकारों को भी रखा जाता था ताकि वो सोल्जर्स यानी कि सैनिकों का ध्यान रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मेजर्स ऑफ अशोका टू होल्ड हिज एम्पायर। ठीक है, अब क्या क्या मेजर्स लिए गए अशोका के ताकि वो अपने साम्राज्य को होल्ड यानी पकड़ पकड़ बनाए रख सकें। अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा, यानी धम्म का जो भी प्रचार प्रसार अब मैंने बताया था उसके जरिए अशोका अपने एम्पायर को एक साथ एकजुट रखना चाहते थे। ठीक है, किसके द्वारा? धम्म के द्वारा। हिज अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर, उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था जिसका नाम था धम्म महामत्तास, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, यानी धम्म का प्रसार प्रसार करने के लिए उन्होंने धम्म महामत्ता को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ तक मौर्यन एम्पायर हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या है कि अब मौर्यन एम्पायर के खात्मे के बाद ऐसी क्या क्या इवेंट्स हुई जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव हमें भारत के दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब हम उत्तर यानी कि नॉर्थ की बात ना करते हुए हम साउथ में आएंगे और तमिलकम के रीजन को स्टडी करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर हियर वी डू न्यू नोशन ऑफ किंगशिप पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि अब किंगशिप यानी कि अब राज्य और राज्य करने का एक नया नोशन आया गया था। जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बाय द सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा न्यू chiefdom and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilkam were known from संगम टेक्स्ट। अब कहने का मतलब क्या है, जो सेकेंड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा था उसमें नए नए सरदारियाँ, नए नए चीफडम, नए नए साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि चोला, चेरस, पांड्याज जो कि तमिलकम के क्षेत्र में पाए जाते थे। इन्हें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती थी? तमिल संगम टेक्स्ट से। ठीक है, तमिल संगम टेक्स्ट से इनकी जानकारी मिलती है। अब देखो तमिलकम क्या है। आज अगर आप भारत को देखोगे तो जैसे भारत का साउथ का ये नक्शा है, ठीक, तो तमिलकम जो है ना, इस पूरे एरिया को बोला जाता था, इस पूरे एरिया को। इसी में यहाँ पे चोल, चेरा, पांड्या इस तरीके से आ जाते थे। ठीक है, तो यही है चोल, चेरा, पांड्या। तो several states including Satavahanas and Sak took advantage of long distance trade। अब यहाँ पे जो रूलर थे जैसे सातवाहना हो गए और शक रूलर हो गए, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का एक एडवांटेज लिया था। ठीक है, कुषाण फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड ओवर द सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखो कुषाण राज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा तक रूल किए हैं। उन्होंने एक वास्ट किंगडम, बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य पर अपनी जो सत्ता है उसे काबिज किया। जैसे उन्होंने सेंट्रल एशिया को तो जीता ही जीता, साथ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी अपने कब्जे में किया। ठीक है, और यहाँ पे और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड स्कल्पचर। द नोशन ऑफ किंगशिप दे वांटेड टू कन्वे आर वेल रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर, यानी कि जो भी हिस्ट्री वो उनकी हमें जानने को मिलती है वो इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कुषाण जो शासक थे उन्होंने कॉइन्स का भी अच्छा खासा एक बेंचमार्क सेट किया था। उनकी मूर्तियां मिलती हैं, उनके अभिलेख मिलते हैं कुछ ना कुछ, और इससे पता चलता है कि वह जो है काफ़ी अच्छी तरीके से एक रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपनी किंगशिप को। ठीक है, कि उन्होंने किस किस प्रकार से नए नए आपके के मूर्तियां बनाई, नए नए तरीके के सिक्के प्रज्वलित किए। ठीक है, इस तरीके से ह्यूज स्टेटस ऑफ कुषाण रूलर हैज बीन फाउंड इन ह्यूज स्टैचू ऑफ कुषाण रूलर हैज बीन फाउंड इन यूपी। यूपी में कहा? मथुरा में। मथुरा में
बट एक प्रकार का आपको एक स्टैचू मिलता है कुषाण का, और एक अफगानिस्तान में भी मिलता है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट कुषाण रूलर कंसिडरेबली themselves गॉड लाइक। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक ऐसा राजा है जो कि अपनी मूर्ति को क्या कर रहा है, किसी एक मंदिर में स्थापित कर दे रहा है, ठीक है। यूपी के मेरठ में एक मंदिर है, वहां पे मेरठ सॉरी मथुरा में एक मंदिर है, जहां पर आपको कुषाण जो शासक हैं उनके स्टैचू मिलते हैं। अफगानिस्तान में भी यही हाल है सेम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुषाण जो शासक था वो अपने आप को गॉड लाइक करता था। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे है कि दे क्लेम डिवाइन स्टेटस एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्रा सन ऑफ गॉड। अब ये सब देखो क्या है, अब आप पर्टिकुलर क्या कर रहे हो कि देवपुत्रा टाइटल दे दे रहे हो, मंदिरों में अपनी मूर्तियां लगवा दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से क्या करता था, डिवाइन स्टेटस, ठीक है, डिवाइन स्टेटस को शो करता था। हिस्ट्रीज ऑफ गुप्तास 4th century कॉमन एरा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अब जो है 4th century कॉमन एरा से आप गुप्तास की हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, व्हाट डिड सब्जेक्ट think about their rulers? Historians have tried to understand these by examining story containing Jatakas written in Pali and Panchatantra। अब क्या होता है ना कि इसमें बताया गया है कि अब रूलर्स के बारे में, ठीक है, लोग क्या सोचते थे, जो राजा होता था उसके बारे में लोगों का क्या कथन था, क्या तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन, इस चीज़ को जानने के लिए वह कई सारे स्टोरीज को उठा कर देखते हैं। कई सारे जातकाज जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी, जो पंचतंत्र है उसको लिखा गया था, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या जानने को मिलता है, देखो, Jataka stories indicating that the strained relation between kings and the subject. Kings demanded high tax and peasants opposed this। अब देखो क्या होता था, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। होता ये था कि जातका से ये पता चलता है कि भाई एक ये गांव है, ठीक है, इस गांव के अंदर कई सारे लोग रहते हैं। अब राजा जो है, राजा क्या करता था कि अपने आदमियों को भेज देता था कि भाई जाओ और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। अब इसके आदमी आ जाते थे, तो दिन में तो राजा के आदमी आ जाते थे टैक्स लेने के लिए, और जब रात हो जाती थी, ये जैसे चंदा मामा बना रहा हूँ मैं, जब रात हो जाती थी तो यहाँ पे कुछ लुटेरे आते थे, ठीक, कुछ क्या बहुत ही अच्छे मात्रा में आते थे, यहाँ पे लुटेरे आते थे। तो लुटेरे क्या करते थे कि अब इन्होंने रात पे हमला बोल दिया, कहाँ पे, गांव में। अब राजा के पास तो जाएंगे नहीं क्योंकि उसके पास तो सैनिक हैं। तो इन्होंने क्या किया, रात को इनके ऊपर हमला बोल दिया। तो सुबह ये परेशान कर रहे हैं, रात को ये परेशान कर रहे हैं, तो इससे परेशान कौन हो रहा है, अल्टीमेटली परेशान हो रहे हैं किसान, तो वहाँ के जो सिटीजन हैं। तो इन सब के, और देखो एक और चीज़ कि किंग्स डिमांड हाई टैक्स, किंग्स जो है हाई टैक्स डिमांड करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। वही चीज़ पीजेंट्स उस चीज़ को अपोज करते थे। तो इस कारण भी हमें देखने को मिला है कि उनके बीच, जो राजा और प्रजा के बीच जो रिश्ते होते थे, वो उनमें बहुत सारी अनबन आप देखने को मिलती है, झड़क देखने को मिलती है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि कुछ अच्छे रिश्ते नहीं बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब ऐसे क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या ऐसे स्ट्रेटजी अपनाई गई ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, बढ़ा जा सके। देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आयरन का इस्तेमाल हो रहा है इस समय। तो यूज़ ऑफ आयरन टिप प्लगशेयर, यानी कि अब जो लोहे की फाल वाले हल आते थे उनका इस्तेमाल होने लग गया। मान लो कि ये आपका ऊपर का पकड़ने वाला स्टैंड है हल का, अब उसमें जो है ना इस तरीके से लोहे की फाल लगती थी इस तरीके से। ये आपका क्या है, आयरन है, ये आयरन है, ठीक है। तो ये आयरन की फाल का इस्तेमाल होने लग गया, जिससे क्या हुआ, काम जो है आसानी से होने लग गया, मिट्टी को आराम से खोदना, और जो भी आप सो करना चाहते हो आराम से सो हो सकता था। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, यानी कि चावल की खेती भी अब प्रचुर मात्रा में होने लग गई, ठीक है। इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई। आप वेल्स के जरिए, आप टैंक्स के जरिए, आप कैनाल के जरिए भी
इरिगेशन करवा सकते थे। हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हो एग्रीकल्चर भी होने लग गया कहाँ कहाँ, जो सेमिड एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, जैसे पंजाब का हो गया, राजस्थान का हो गया, या हिली ट्रैक्स हो गए। तो ये सारे क्या हुआ, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी की गई, कुछ प्लानिंग की गई। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड, और हमारा ये जो टॉपिक है ये डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, यानी कि अब कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंसेस थे, कुछ अलग अलग कह सकते हो आपकी समानताएं नहीं थी। कहाँ पे, ग्रामीण समाज में, जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस अरोज अमंग पीपल्स इंगेज इन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन वो क्या हुआ कि समान रूप से सभी लोगों में बांटा नहीं गया। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो अंतर है, ठीक है, पीपल्स में, वो समान रूप में नहीं दिख रहा है आपको। The Buddhist tradition refers to endless agricultural laborers, small peasants as well as large landlord। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी डिफरेंस है कि एक तरफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये रेफर करता है कि किसी के पास तो जमीन ही नहीं है, कोई लेबर है, कोई स्मॉल छोटा किसान है, और एज वेल एज लार्ज लैंडलॉर्ड जिसके पास ज़मीन ही भरी हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। लैंडलॉर्ड्स एंड हेड ऑफ द विलेज वर मोर पावरफुल एंड हैड कंट्रोल ओवर फार्मर्स। अब जो वहाँ के लैंडलॉर्ड होते थे, ठीक है, जो ज़मींदार होते थे, और जो गांव के हेड होते थे, सरपंच होते थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। क्यों? क्योंकि उनको, और ये माना जाता था कि उनका फार्मर के ऊपर कंट्रोल है, किसानों के ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, संगम टेक्स्ट मेंशन लार्ज ओनर, लैंड ओनर, और वेल्लार, प्लगमैन, उजहावार एंड स्लेव्स आर आदिमाई। अभी नाम दिए गए हैं किस किस के, देखो ध्यान से, कि ये जो लार्ज लैंड लॉर्ड है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, वेल्लार। ठीक है, उनको कहेंगे वेल्लार। और जो प्लगमैन है, जो हल चलाते हैं, उसे ओजवार। और स्लेव्स को क्या कहेंगे, आदिमाई। ठीक है, thus differences in rural society was based on control over land, labor and technology। तो ये जो ग्रामीण समाज में जो विविधताएं पाई गई हैं, वो किस पे बेस्ड है, वो इस पे बेस्ड है कि कोई कितना लैंड कंट्रोल करता है, क्या लेबर है, क्या टेक्नोलॉजीज है। तो ये सारे आपके जो है कई सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं जो कि ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं। इसमें गृहपति का टॉपिक आता है। गृहपति का मतलब होता है कि वो मुखिया होता है, ठीक है, घर का, जिसके पास अधिकार होता है वहाँ की बच्चों के ऊपर, वहाँ के अपनी पत्नी के ऊपर, औरतों के ऊपर, और घर के रिसोर्स संसाधनों के ऊपर, यहाँ तक कि उसको पूरी तरीके से घर का हेड बनाया जाता है, हेड ऑफ हाउस खा सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है लैंड ग्रांट एंड न्यू रूरल एलाइट्स। इसको पढ़ लेते हैं। अब लैंड ग्रांट्स बाय किंग्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। अभिलेखों के अंदर जो भी भूमि दान की जाती थी राजाओं के द्वारा, उसे रिकॉर्ड किया जाता था। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ब्राह्मण। ज़्यादातर जो भी ये रिकॉर्ड है, जो भी जिसको दान देने का है, वो या तो धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसमें से एक एक्सेप्शन केस है जो महिलाओं ने दान दिया है, प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त कौन थी? डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, वॉज मैरिड इनटू अ फैमिली ऑफ वाटकास इन डेक्कन। डेक्कन में एक फैमिली वाटकास, वाटकास, उनकी, उनसे शादी कर लेती हैं। कौन? प्रभावती गुप्त। किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन वर नॉट सपोज टू बी एक्सेस ऑफ लैंड। संस्कृत के टेक्स्ट की बात माने, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की बात है, तो उसमें महिलाओं को किसी प्रकार का लैंड की पावर दी ही नहीं गई कि महिलाओं भी अपना प्राइवेट निजी भूमि रख सकती हैं। लेकिन यहाँ देखो एक्सेप्शन है, ये अलग केस है। बट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड। लेकिन इंस्क्रिप्शन तो यही बताते हैं
कि प्रभावती गुप्त के पास उनके पति की मृत्यु के बाद बहुत सारी भूमि और राज्य आ गया था। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पीपल ब्राह्मण्स। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि जो रूरल पीपल्स थे, ब्राह्मण्स थे, उनके बारे में एक आइडिया देता है। देयर वर रिलीजन वेरिएशन इन द साइज ऑफ लैंड डोनेटेड, लैंड ग्रांटेड वर मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज और विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट ऑफ लैंड। अब देखो इसका मतलब क्या है कि लैंड को दिया ही क्यों जाता था, वाई लैंड ग्रांटेड। उसके दो कारण हैं। पहला, उसके यहाँ पे आया है दो कारण है, देखो क्या। पहला तो कि लैंड ग्रांट इसलिए किया जाता था ताकि एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया जा सके। अब जब आपके पास भूमि होगी, आपको पता है ये मेरी भूमि है, तो आप उसमें ज़्यादा काम करोगे। ठीक, आप किसी दूसरे की भूमि में उतना काम नहीं करोगे जितना आपको पता है कि अपनी भूमि में कर ज़्यादा है। टैक्स तो सरकार आपसे, टैक्स तो आपको राजा से देना ही देना है, आपको राजा को देना है। दूसरा क्या होता था, टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट ऑफ लैंड। अब मान लो कि युद्ध हो रहा है या फिर विपक्ष में कोई और खड़ा है और आप उसको अपने अलाइस में लाना चाहते हो, लाइस में लाना चाहते हो, तो आपने उसे भूमि दान में दे दी और कहा कि भाई तुम हमारे साथ आना। ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइस बनाने के लिए भी भूमि दान दिया करते थे। तो ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है, जो कि हमारा, मैं आपको ऊपर दिखा दूं, ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है इस समय, हिस्ट्री का, क्लास 12th का। ये मेरा चैनल 360 डिग्री स्टडी पॉइंट। और इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कर लिया था, पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, ये दूसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट में हम अपना पूरा कंप्लीट कर देंगे ये वाला चैप्टर और फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी जो मेरे नए यूट्यूब चैनल की है, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी नई नई वीडियो आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।